हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। आपने इस वीडियो को अगर क्लिक किया है तो इसका साफ मतलब है कि यूपीएससी का फॉर्म फिल करने से पहले इन सारे सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स को आपके पास सही सलामत होना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं आपका कास्ट, बर्थ या इनकम सर्टिफिकेट या नेम चेंज से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखिए, यूट्यूब के ऊपर बहुत लोगों ने बहुत गलत सलत भी बताया हुआ है और ओल्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये वीडियो एक लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन है कि कैसे आप अपना कास्ट, बर्थ, इनकम, नेम चेंज, चाहे आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आप करा सकते हैं। वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा, जल्दीबाजी में नहीं, हड़बड़ी में नहीं। हम डिटेल में बात करेंगे कि यूपीएससी का जो फॉर्म फिल करेंगे आप, उससे पहले इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस गेट स्टार्टेड और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उनके साथ जिनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अपने ग्रुप में, अपने टेलीग्राम पे, ताकि जो भी स्टूडेंट्स परेशान है ना, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन सारे प्रॉब्लम के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो। लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन जो कि 14 जनवरी को आने वाली थी, वो नोटिफिकेशन अब नहीं आएगी। अब वो लगभग हफ्ता 10 दिन टल गई है। तो आपके पास एक बहुत गोल्डन चांस है, क्योंकि इससे पहले आपको सिर्फ लास्ट जो डेट मिली थी वो लगभग 3 फरवरी के आसपास मिली थी, लेकिन अब आपके पास गोल्डन चांस है कि अब आपको और टाइम मिल गया है। तो फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे प्लीज लेकर आइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब यूपीएससी नोटिफाई करे कि अब फॉर्म फिलिंग डेट रिलीज हो गया है तो हम आपको बता सकेंगे और यूट्यूब आपको ऐसी अच्छी वीडियोस रेकमेंड करेगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एल्गोरिथम आपका और अच्छा होगा, तो वो रेकमेंड करेगा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। ओके, तो अभी तो नोटिफिकेशन डिले हो गई है, पोस्टपोन हो गई है, लेकिन आप प्लीज इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जो 3 तारीख लास्ट डेट थी 3 फरवरी को फॉर्म फिल करने की, वो अब बढ़ सकती है। इसका मतलब ये भी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी लास्ट डेट भी जो आप फिल करा सकते हैं वो भी एक्सटेंड हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब उनके लिए हमने ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में ले आया है। नेम चेंज का डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा क्या है, प्रूफ ऑफ डेट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ में क्या लगेगा, रिजर्वेशन अगर आप ले रहे हैं, चाहे आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन हैं, तो क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जब आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं तो आपके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा सरप्राइज बताना चाहता हूं। देखिए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारे प्रीलिम्स और मेंस की जो माइक्रो थीम का कॉम्बो है वो अब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ले सकता है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। कैसे आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, यानी कि आईएएस मेंस और आईएएस प्री की जो माइक्रो थीम है पिछले 16 साल की, उसको हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। आपको तो पता है ये पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये इंग्लिश की है, ये मेंस की है और ये प्री की है, ठीक है। आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा मार्गदर्शन आईएएस की पीवाईक्यू माइक्रो थीम कैसी है, मतलब बहुत हम एग्जाम ओरिएंटेड है। अभी क्या है ना कि अभी इस पे लोग डिस्काउंट जो ले रहे थे वो 1399 का था, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों की है, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो अभी डिस्काउंट जो ले रहे थे लोग वो लगभग 1799 पे 1399 का डिस्काउंट चल रहा था। लेकिन इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा, ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने किया है। आपको कोड यूज करना है, देखिए आपको जो कोड यूज करना है, यहां पर पहले लोग कोड यूज कर रहे थे PMPYQ, अब आपको क्या करना है PMPYQ 2026, ये देखिए ये लगा देंगे तो इससे भी ज्यादा आपको और डिस्काउंट मिलेगा, आई प्रॉमिस। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए अवेलेबल है, उसके बाद ये कोड बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट पहुंच जाएगी। तो जिसको भी आपको बताना, इन्फॉर्म करना, कर दीजिए और आप अपने आप को लकी समझिए कि भाई इस वीडियो को मतलब क्लिक किया तो उसका एक और बेनिफिट आपको मिल रहा है। प्री और मेंस की पीवाईक्यू आपको मिल रही है कॉम्बो, वो भी इससे भी जो और भी अफोर्डेबल फीस है उसमें भी।
दूसरी चीज ये कि अगर आपको अलग से खरीदना है, अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स की पीवाईक्यू का कॉम्बो खरीदना है, तो आपको ये कोड यूज करना है, मार्ग प्री, MARGPRE, जहां पर आपको और भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ प्रीलिम्स का। वहीं हिंदी माध्यम के लिए यूपीएससी का हिंदी पीवाईक्यू 16 साल का, वो है यूपीएससी प्री। नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर मैंने वेबसाइट का लिंक और ऐप का लिंक डाल रखा है, वहां से आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने इस सेशन पे। यहां पर अब प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट सबसे पहले जो आता है हमारा नेम चेंज। देखिए, नाम चेंज के ऊपर बहुत सारे डाउट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेम चेंज के ऊपर ओके, 4 तरीके होते हैं नाम को अपडेट करने के। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा गैजेट नोटिफिकेशन। ये गैजेट नोटिफिकेशन लीगल चेंज के लिए मैंडेटरी होता है। जैसे आपका नाम सौरभ है तो आपका नाम जो दूसरा है वो अंकित हो गया, ठीक है, एकदम ही चेंज हो गया। तो जब ये एकदम पूरा नाम चेंज हो रहा है, फर्स्ट नेम आपका पूरा चेंज हो रहा है, उसके लिए ये गैजेट नोटिफिकेशन लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब जो आपका 10th में जो नाम था वो अब नाम चेंज हो चुका है। जैसे आपका नाम था संदीप, लेकिन आजकल लोग आपको आर्यन बुलाते हैं, आपका नाम चेंज कर लिया है, तो गैजेट नोटिफिकेशन लगेगी। इसमें क्या क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है एफिडेविट। एफिडेविट होता है माइनर मिसमैच के लिए। ठीक है, आपका नाम है सौरभ है तो सौरभ में वी लगा दिया, होना चाहिए था BH होना चाहिए था, कि माइनर मॉडिफिकेशन, तो उसके लिए एफिडेविट होता है। फिर वही नेम चेंज मैरिड विमेन के लिए, कि जो शादीशुदा हैं, शादी के बाद अगर वो सरनेम यूज करना चाहती हैं अपने पति का, अपने ससुराल वालों का, तो क्या वो चेंज कराएं ना कराएं, उनकी क्या प्रक्रिया है। और फिर लास्टली जब ये सब आप करा लेंगे तो फिर यूपीएससी में OTR में आप कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, जब नेम चेंज आपका हो गया तो OTR में कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग आते हैं, वो है हमारा एफिडेविट। ठीक है, मान लीजिए कि आपका नाम था संदीप और आपने आर्यन कर लिया, क्लास 10th में संदीप था, तो प्रोसेस क्या है ध्यान से सुनिएगा। आपको एफिडेविट, इसके लिए भी एफिडेविट निकालना पड़ेगा, मतलब कि 10 या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, ठीक, जो स्टैम्प पेपर में आपका पुराना नाम मेंशन होगा, नंबर 1, उसके बाद आपका नया नाम मेंशन होगा, नंबर 2, और फिर होगा कि रीजन ऑफ चेंज, ये वजह क्या है चेंज होने की। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकलवानी पड़ेगी, मिनिमम 2, एक जो ऑल इंडिया लेवल का न्यूज़पेपर है और एक रीजनल न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट निकलवानी पड़ेगी। और जहां भी वो एडवर्टीजमेंट आएगी, थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जहां भी एडवर्टीजमेंट आएगी आप उसका पूरा ओरिजिनल न्यूज़पेपर रखिएगा। ऐसा नहीं कि खाली कटआउट निकालकर आप काम चला लें। समझ में आ रहा है? तो ओरिजिनल आपको निकाल के रखना ही रखना पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, उसके बाद जब सब कुछ निकाल लिया, फिर आपको सबमिट करना है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को। ठीक है, ये डिटेल कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, सिविल लाइंस, नई दिल्ली, इस पते पर आपको उसको भेजना है। और भेजने में आपको क्या क्या लगाएंगे, उसमें आप लगाएंगे ओरिजिनल नोटराइज्ड एफिडेविट, जो कि ये आप बनवाए थे, उसके बाद ओरिजिनल न्यूज़पेपर की क्लिपिंग आप लगाएंगे, फिर एक डिजिटल CD होती है, कंपैक्ट डिस्क वगैरह होता है, ठीक है, जो आप सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे अपने नाम चेंज की MS वर्ड फॉर्मेट में। ठीक है, डिटेल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जाएंगे, अपना ओल्ड नेम, न्यू नेम और रीजन वहां पर भी आप मेंशन करेंगे। ठीक है, ताकि लोग कॉपी पेस्ट करके वो डाल सकें। उसके साथ साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेने पड़ेंगे, सेल्फ अटेस्टेड, खुद से साइन करने के लिए। ठीक है, उसके साथ आपको प्रेस्क्राइब्ड लगभग 1100 से 1500 आपको पेमेंट करनी पड़ेगी भारत कोष के वेबसाइट पे। ये प्रोसेस है, पूरा का पूरा फर्स्ट नेम चेंज हो गया है। आई बात समझ में? अब हम लोग आते हैं सेकंड प्रोसेस पे, जहां पर मैक्सिमम लोग की परेशानी होती है। नेम चेंज यानी कि माइनर मिस्टेक होती है। ठीक है, सरनेम लास्ट नेम में जुड़ गया, लास्ट नेम सरनेम में जुड़ गया, फर्स्ट नेम सरनेम में, ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत पैनिक होने की बात नहीं है। आपको क्या करना है कि एफिडेविट, माइनर एफिडेविट, सेम आपको प्रोसेस करना है। अगर आपके 10th के सर्टिफिकेट में मतलब आपका नाम सही है लेकिन एरर है, ठीक है, आपके ग्रेजुएशन की डिग्री में, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में, या फिर आपके आधार कार्ड पे, क्लास 10th में तो आपका नाम सही है, लेकिन बाकी सारे डॉक्यूमेंट पे वो कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक है। जैसे रमेश है तो रमेश्वर हो गया, ठीक है, या रमेश में
कहीं ना कहीं आई जुड़ गया, कुछ जुड़ गया, तो ये आपको नोटराइज्ड एफिडेविट सफिशिएंट रहेगा इसके लिए, और कुछ नहीं चाहिए। उस एफिडेविट में लिखा क्या जाएगा? लिखा यह जाएगा कि जो भी फलाने हैं, जो भी पर्सन ये क्लास 10th के मार्कशीट में जो नाम है, ये सेम पर्सन वही हैं जो कि हमारा ग्रेजुएशन में कास्ट सर्टिफिकेट या आधार कार्ड पे उनका नाम है। ये दोनों एक ही व्यक्ति है। यही एफिडेविट ठप्पा लग जाएगा और ये एक वैलिड आईडी प्रूफ बन जाएगा आपके नेम चेंज के लिए, ठीक है, अपडेट के लिए। तो ये देखिए, एफिडेविट मस्ट स्टेट दैट यू आर द सेम पर्सन मेंशन्ड इन द बोर्ड डॉक्यूमेंट, द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द एरर, क्लरिकल और स्पेलिंग मिस्टेक होगी, दैट ऑल फ्यूचर पर्पस नेम 10 सर्टिफिकेट शुड बी कंसिडर्ड फाइनल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन सब कामों के लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर इन कामों के लिए ऑफलाइन ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आप तहसील उसील में जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं, जो वहां पे वकील लोग होते हैं वो काम आपका करा देंगे, या फिर जन सेवा केंद्र है वहां से भी आपको जुगाड़ मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है। एफिडेविट तो आपको माइनर चेंज में लगाना है। मान लीजिए कि आप विमेन हैं, आप शादीशुदा हो चुकी हैं, आपको अपना नाम बदलना है। पहली बात, सबसे सिंपल ऑप्शन ये है कि अगर आपको अपना नेम चेंज करना है तो कोशिश करो कि तुम एग्जाम क्रैक करो, उसके बाद चेंज करा लो, तो आसान है। तो ज्यादा सिंपल प्रक्रिया है। अपने फॉर्म में अपना ही नाम भरो, यानी कि जो आपका 10th में मार्कशीट है उसके हिसाब से आप नाम भरिए यूपीएससी के पूरे प्रोसेस में। जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सर्विस में आने के बाद आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन क्या है? अगर आपको चेंज कराना ही कराना है तो फिर नंबर 1, एक तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, और दूसरा गैजेट नोटिफिकेशन, यानी कि जो गैजेट नोटिफिकेशन मैंने पहले बात की थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो गैजेट नोटिफिकेशन आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये होगा किस चीज का? मेरिट के लिए। अब अगर आप कोई भी नेम चेंज करा रहे हैं तो फिर आप ओटीआर में कैसे अपडेट करेंगे? ध्यान से देखिएगा। आपने ओटीआर में लॉगिन कर लिया, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में। वो आपसे पूछता है कि हैव यू एवर चेंज्ड नेम, तो आप क्या करेंगे? यस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना नाम एंटर करेंगे जो कि चेंज्ड हो चुका है। ठीक है, जो कि मान लीजिए कि आपका नाम था रमेश और अब हो गया है रोहन, तो आप रोहन मेंशन करेंगे। ठीक है, एंटर योर चेंज्ड नेम करंट एंड योर नेम एज पर 10th सर्टिफिकेट। वो पूछता है व्हाट्स योर ओल्ड नेम या व्हाट्स नेम ऑन योर 10th सर्टिफिकेट। जो 10th पे होगा वो वहां लिख दीजिएगा, जो आपका चेंज्ड नेम होगा, नया नाम होगा, वो वहां लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे वो पूछेंगे कि अपलोड कीजिए वो डॉक्यूमेंट जो कि गैजेट नोटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, तो आप वो गैजेट नोटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद भी मान लीजिए कि आपने ओटीआर फिल कर दिया, ठीक है, आपने अपने गलत नाम के साथ ओटीआर फिल कर दिया है, तो यूपीएससी आपको एक मौका देगी, वो भी एग्जाम के फॉर्म फिलिंग के एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद 7 दिन का विंडो देगी। वहां पर आप एक ही बार नाम चेंज कर सकते हो अपना, उसके बाद आप नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा ओटीआर में आपको क्या करना है। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं एलिजिबिलिटी। इस एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है? नंबर 1, एलिजिबल हैं वो लोग जो कि भारत के नागरिक हैं, जो ओरिजिनल सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो अप्लीकेबल, वो एलिजिबल हैं। ठीक, और कौन कौन एलिजिबल है? और वो लोग एलिजिबल हैं जो कि नेपाल के, भूटान के या तिब्बत से जो रेफ्यूजी हैं, वो लोग, जो लोग लगभग 1 जनवरी 1962 में इंडिया में आ गए थे, वो भी इस मंशा से आए थे, इस इंटेंशन से कि इंडिया में हमको परमानेंटली सेटल होना है। ठीक है, उसके बाद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज, वियतनाम से, इस उद्देश्य से कि मुझे भारत में अब सेटल होना है, वो भी 1962 से पहले। ठीक है, तो इन सब के लिए ये एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, वो लगता है। बाकी जो अगर आप हैं भारत के सिटीजन तो आपको तो कुछ लगेगा ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो बाकी के लिए ये है और कुछ नहीं है, ये हमारी एलिजिबिलिटी है। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगता है। साफ सीधी बात है, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th और 12th की मार्कशीट वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें आपकी ईयर कंफर्म होती है कि भाई ये 21 साल के हैं या फिर 32 साल के हो चुके हैं, ये, और आपका नेम, ये 2 चीजें 10th की मार्कशीट से बहुत क्लियर की जाती है। ठीक है,
सो डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाय यूपीएससी इज ओनली दैट रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन या सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज बाय इंडियन यूनिवर्सिटी, कभी कभी हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर एग्जामिन मतलब चलता है। मोस्टली 10th का सर्टिफिकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा उसके अलावा, चाहे आप अपनी कुंडली ले लें या एफिडेविट ले लें या म्यूनिसिपल जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो, या फिर सर्विस रिकॉर्ड, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। और डेट बेटा एक बार चेंज हो गई तो फिर ये मतलब डेट अगर आपने एक बार मेंशन कर दिया तो फिर ये चेंज नहीं होती है। डेट है, अगर आपने कर दिया तो कर दिया, ये चेंज नहीं होगी किसी भी सर्कमस्टांसेस में, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा कि कोई भी डेट चेंज से रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट आपकी एंटरटेन नहीं की जाएगी, क्योंकि इस बात को समझिए बहुत लोग फ्रॉड कर सकते हैं। यूपीएससी का अटेम्प्ट मान लीजिए जनरल वालों के लिए 6 है, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 6 ही है, तो एक बार आपने अटेम्प्ट दे दिया और फिर कहा कि नहीं जी हमारा डेट तो गलत था, तो एक ही बार डेट होता है और उसके बाद डेट चेंज नहीं होगी, आपको यूपीएससी फिर मौका नहीं देगी, ठीक है। तो आप जब मेंशन कर रहे हैं तो ही आप ध्यान से करें, उसके बाद नहीं मौका मिलेगा। नेम चेंज में तो एक बार मौका मिलता भी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओबीसी के रिजर्वेशन पे, सबसे पहले अदर बैकवर्ड कास्ट में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं कि ओबीसी में जो रिजर्वेशन मिलता है वो नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, राइट। क्रीमी लेयर जो कि जिनकी आय संपत्ति जो है वो भाई ऊपर है, नॉर्मल वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर जिनको आरक्षण चाहिए, ठीक है। ये कहां से डिसाइड हुआ था? ये 1990s में, ये 1990s में इंदिरा साहनी का जजमेंट था, उससे डिसाइड हुआ था, ठीक है। तो एनसीएल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन ओनली, ठीक है। अब देखिए क्राइटेरिया क्या है इसमें कि जो भी और वैसे जो आपकी ओबीसी है वो मतलब आप नहीं डिसाइड करते हैं, आपके पापा मम्मी की इनकम डिसाइड करती है। अगर आप करोड़पति भी हैं, अगर आप भाई कितना भी पैसा आपके पास है, या आपकी बीवी के पास है या आपके बच्चों के पास है, मतलब नहीं है। अगर आपको एनसीएल करना है, एप्लीकेबल आप हैं, तो फिर आपके पिताजी के इनकम, माताजी के इनकम के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो इनकम लिमिट, फैमिली इनकम मस्ट बी बिलो 8 लाख पर एनम, और वो भी फैमिली में पापा मम्मी आएंगे, ठीक है। और ये इनकम एक्सक्लूड करेगी उनकी सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, ओबीसी सर्टिफिकेट जो इशू होगा, यानी कि जो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट जो इशू होता है वो होगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर, और अभी मतलब कि अभी जो दिन चल रहे हैं, जो लास्ट डेट होगी फॉर्म सबमिट करने की यूपीएससी के, मतलब उससे पहले ही, तो आपको अभी जाके करवा लेना है। यहां पे कोई भी मतलब डिले नहीं करना है, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर और अब तक आपको करना है, मतलब सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए फ्रेश, और उसमें इनकम सर्टिफिकेट, यानी इनकम, वो इनकम के बेसिस पे ही सर्टिफिकेट बनता है, यानी कि 3 फाइनेंशियल ईयर का बनेगा। अगर आपको इस एग्जाम के लिए बनवाना है तो वो बनेगा 2022-23, 23-24 और 24-25। अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट पे इससे 1 साल कम हुआ, ठीक, तो फिर वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये 3 साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 3 साल पे इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। तो 3 साल का ये करना ही करना है आपको। अगर आप पूछेंगे कि सर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाएं या ऑफलाइन, मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन बनवाइए। ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, मैं आपको बता दूंगा अभी कहां उपलब्ध है। ऑफलाइन में थोड़ा सा आपको टंटेबाजी हो सकती है, पैसा रुपया भी आपको देना पड़ सकता है, और थोड़ा थोड़ा कास्ट सर्टिफिकेट का थोड़ा इशू आ जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेवल ओबीसी सर्टिफिकेट आर वैलिड ओनली इफ दे मीट सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स। देखिए आजकल जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है वो स्टेट सेंटर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ठीक है। तो यूपीएससी का जो प्रोफार्मा है वही सेंटर का ओबीसी का प्रोफार्मा है। तो अगर आप स्टेट में भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप एक तरीके से वो सेंटर का ही प्रोफार्मा है, ठीक है। तो आप उसको घबराना नहीं कि स्टेट का है सेंटर का है। आप जब साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे, जन सेवा केंद्र के पास आप जब जाएंगे, तो वो भी आपको यही, बस आपको बोल दीजिएगा, कभी कभी बोलना भी नहीं पड़ता, लेकिन आप बोल दीजिएगा उनसे कि मुझे सेंटर के प्रोफार्मा पे बनवाना है ओबीसी का, तो वही सबसे बेस्ट है, वही वैलिड भी है, ठीक है। तो सेंटर के प्रोफार्मा पे बनेगा, और अगर आपको ऑफलाइन बनवाना है तो वो खुद ही आपको बता देंगे। मेरे हिसाब से आप खुद ही जन सेवा केंद्र पे जाके ऑनलाइन बनवा लीजिए सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है।
क्या कास्ट सर्टिफिकेट और एनसीएल सर्टिफिकेट अलग होता है? नहीं, एक ही पे कास्ट सर्टिफिकेट होता है और एक ही पे इनकम सर्टिफिकेट होता है, एक ही सर्टिफिकेट पे। मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। जो कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट गलत सबमिट करेगा उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा और वो जनरल कैटेगरी को ट्रीट करेगा, ठीक है। वो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन गलत होगा तो। अब आते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ओबीसी के सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो पहली बात तो ये है कि ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए है और आपकी एनुअल इनकम फैमिली की 8 लाख से होनी चाहिए लगातार 3 साल तक, ठीक है, कंसेक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर। एक्सक्लूडेड कौन कौन होते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, एग्रीकल्चर, ये सब एक्सक्लूडेड होते हैं। ये कभी मतलब इसको क्लब नहीं किया जाता है। कुछ जैसे होते हैं बिजनेसेस, प्रोफेशन इनकम्स, रेंट, ये सब इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। अनलेस कि भाई आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत हायर रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह हैं तो ये होता है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको इसमें और बता दिया है। और देख लेते हैं, ये है हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर एनसीएल, ठीक है। यहां पे देखिए स्टेट्स दिस इज ऑल्सो सर्टिफाइड दैट ही शी डज नॉट बिलोंग्स टू द पर्सन कैटेगरी ऑफ क्रीमी लेयर। यही ये जो लाइन है ना, यही एनसीएल की लाइन है, ओके। डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर मेंशन्ड इन कॉलम 3 शेड्यूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही लाइन आपका एनसीएल है, ठीक है। और बाकी के ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर आएगा, यहां पे आएगा ये आपका जो भी कुमार कुमारी जो भी हैं बिलोंग्स टू फलाना कास्ट, यहां पर आ जाएगा, ठीक। ये ओरिजिनल है, ये हमारा सेंटर के फॉर्मेट पे है और साइबर कैफे वाले भी यही बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ता है कि खुद से कि मैं डॉटर ऑफ श्री इतना यहां रहता हूं या रहती हूं, डिक्लेयर करता हूं कि मैं अदर बैकवर्ड कास्ट में हूं, रिजर्वेशन के लिए मुझे अब चाहिए और मैं नॉन क्रीमी लेयर से आता हूं या आती हूं, ये सिग्नेचर है, फुल नेम है, एड्रेस डाल के आपने खुद सेल्फ अटेस्ट कर दिया। ये 2 डॉक्यूमेंट आपको करने हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इस ओबीसी को एनसीएल को बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी देख लेते हैं। एनसीएल को बनवाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यहां नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूं। 2 फोटो आईडी प्रूफ होगा, या तो अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट होगा उसको लेकर आप जाइए, आपका एक एड्रेस प्रूफ मांगेगा, आधार या फिर आपका वोटर आईडी वगैरह, यही सब आपसे मांगेगा, ठीक है। वो लेकर आप जाएंगे जनसेवा केंद्र पे या फिर ऑफलाइन, तो आपको आप इजीली आप प्रोसेस के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि सिग्नेचर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन अथॉरिटी है, ये पूरी लिस्ट है। ये सिग्नेचर यही लोग कर सकते हैं, यही लोग उसको अप्रूव कर सकते हैं, इनसे नीचे के लेवल के ऑफिसर अप्रूव नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि डीएम हो गया, कलेक्टर हो गया, एडिशनल डीएम हो गया, सुपरिटेंडेंट मजिस्ट्रेट हो गया, देन तहसीलदार हो गया, तहसीलदार से नीचे की रैंक नहीं होगी। बिहार में एसडीओ होता है एसडीएम की जगह, तो एसडीओ कर सकते हैं, ठीक है। ये लोग कर सकते हैं साइन उस पे, उसके नीचे के लेवल पे नहीं करेंगे, बाबू उबू का साइन नहीं होता है उस पे, ठीक है। हु इशू ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन, तो ई डिस्ट्रिक्ट या ई सेवा पोर्टल, यूपी में ई डिस्ट्रिक्ट या ई सेवा पोर्टल है, वहां जाके आप खुद कर सकते हैं। अदरवाइज आप साइबर कैफे चले जाइएगा, जन सेवा केंद्र उत्तर प्रदेश में लगभग हर ब्लॉक के सामने होता है, ठीक है। आपके जो भी कचहरी ब्लॉक होगा उसके सामने होता है। अगर आप even if state government issue the certificate, it must follow the center format wording, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी सर्टिफिकेट इशू कर रही है तो प्रोफार्मा सेम रहेगा, ठीक, तो यूपीएससी एक्सेप्ट कर लेगी, अदरवाइज यूपीएससी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये दिखना चाहिए आपके लिस्ट में कि आपकी कास्ट जो है वो सेंटर ओबीसी के लिस्ट में है और आप नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसमें साफ साफ होना चाहिए कि आपकी जो जाति है वो सेंट्रल के ओबीसी लिस्ट में होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टेट की जो जातियां हैं वो सेंटर की लिस्ट में वो जनरल में आती हैं या फिर किसी और कैटेगरी में आती हैं, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। उसके बाद आता हमारा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी जो कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट अगेन जैसे कि ओबीसी का था कि आपको 1 अप्रैल 2025 और 11 फरवरी 2026 से पहले की डेट होनी चाहिए। आपके पास लगभग 1 महीना और है, तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट करवा सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनकम, यानी कि आपकी जो सालाना इनकम है वो 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। अगर आपके अगर आप
कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है या फिर अगर आप फेक सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम ही है। अगर आप इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट है तो भी आप जनरल कैटेगरी में आप आएंगे, ठीक है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी से, ठीक। तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको नंबर 1 क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक तो ये डेट इसके बीच में बना होना चाहिए, सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 से लेकर 11 फरवरी 2026 के बीच में। दूसरा, आपकी आय, ये आपकी आय है, पूरी की पूरी फैमिली की आय है इंक्लूडिंग आप लोग 8 लाख से नीचे के कैटेगरी में ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा ये जिसको हम लोग इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट कहते हैं, यूपीएससी के फॉर्मेट में ऐसे ही प्रेस्क्राइब होता है, ठीक है। ये नेम है, ये एड्रेस वगैरह, ये सब कुछ ऐसा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई ईडब्ल्यूएस किसको हम लोग कहते हैं कि जिसका 5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, रेसिडेंशियल प्लॉट 1000 स्क्वायर यार्ड हो गया, स्क्वायर फीट हो गया, फिर रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड, और फिर ये 4 कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जो कि इतना बेयर मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा अगर ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत है। 5 एकड़ या उससे ऊपर होगा तो फिर यानी कि आपका ईडब्ल्यूएस में नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। इनकम और एसेट सर्टिफिकेट इसमें लगता है। इसके लिए भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आवेदन किया जा सकता है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेम है इसके लिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो कि तहसीलदार या उसके नीचे से अथॉरिटी से अगर वो साइन करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। नंबर 1, मेनी स्टेट्स लेट यू अप्लाई ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट और ई सेवा पोर्टल के थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या लोकल ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, जो फाइनल सर्टिफिकेट बनकर आएगा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन होकर ही आएगा। मान लीजिए कि आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया लेकिन उस पर अथॉरिटी का साइन ही नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका एप्लीकेशन में अगर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे जैसे भी हो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का उस पर होना चाहिए, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, डिप्यूटी मजिस्ट्रेट एंड ऑल, ये सब होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अ डिजिटली साइन सर्टिफिकेट विथ अ वैलिड डिजिटल सिग्नेचर मस्ट बी एक्सेप्टेबल, ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक। ये है हमारा भाई SC/ST का, ठीक। तो SC/ST का भी सिंपल है, इसका भी OBC की तरह ही है कि यूपीएससी के प्रोफार्मा पे बनेगा और मतलब सेंटर के परफॉर्म बनेगा। अगर आप इसको भी इशू करा रहे हैं तो स्टेट में इशू कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस उनको ये बता दीजिए कि हमको सेंटर के प्रोफार्मा पे बनवाना है, ठीक है। ये लंबा चौड़ा होता है। इसकी पहचान ये होती है कि यहां पर लिखा होता है द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ऑर्डर 1950, 1950, 1951, 51, ये होना चाहिए। ये आपका मतलब प्रूफ होता है कि भाई ये सेंटर के प्रोफार्मा पे बना हुआ है, ठीक है। नंबर 1, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी SC/ST के सर्टिफिकेट के लिए? पहला तो यही है, सेंटर होना चाहिए। सेंटर का मतलब यह है कि यूपीएससी रिक्वायर्स द सर्टिफिकेट टू बी इन प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान में रखिएगा, ओके। तो स्टेट गवर्नमेंट इंडिया ने जो प्रेस्क्राइब किया प्रोफार्मा उस पे बनेगा, ना कि राज्य सरकार पे बनेगा। दूसरी चीज ये की इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया, कैसे पता चलेगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है? साफ साफ लिखा रहेगा यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, ठीक है। और इट शुड नॉट बी अ स्टेट एक्ट, वो स्टेट किसी राज्य का एक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी आपका SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट है वो या तो इंग्लिश या तो हिंदी, इन दोनों माध्यम में होना चाहिए। अगर रीजनल लैंग्वेज में है, चाहे तमिल, मराठी, बंगाली, तो प्लीज आप एक नया इशू करवा लीजिए, सेंटर के फॉर्मेट पे ट्रांसलेट करा लीजिए और सर्टिफाई करवा लीजिए अपने अथॉरिटीज से, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश हिंदी में ही होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि कास्ट सेंटर लिस्ट में होनी चाहिए। कुछ कुछ कास्ट ऐसी हैं SC और ST में जो स्टेट में तो हैं SC/ST में, लेकिन सेंटर में वो जनरल या OBC में आ जाती हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि OBC सेंटर लिस्ट फॉलो करती है, स्टेट लिस्ट फॉलो नहीं करती है। SC/ST के संदर्भ में और OBC के संदर्भ में सेंटर की लिस्ट फॉलो होगी, जो उसमें कास्ट मेंशन होगा वहीं आपको रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल किया जाएगा। तो जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, मेक श्योर ये करें कि आपकी कास्ट जो है वो सेंटर के लिस्ट में आए। वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस,
ठीक है, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं जाके अपनी जाति को। वैसे जो साइबर कैफे जन धन वाले हैं, जन सेवा आधार वाले, कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऐसे भी नहीं, तहसीलदार से नीचे की जो रैंक है वो नहीं कर सकते हैं, नायब तहसीलदार नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये लोग हैं जो इशू कर सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, मैजिस्ट्रेट, एडिशनल मैजिस्ट्रेट एंड ऑल, ये सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन सेम तरीका है, आप ऑनलाइन भी ई डिस्ट्रिक्ट और रेवेन्यू पोर्टल से कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल सर्टिफिकेट होगा उस पे भाई स्टैंप साइन होनी चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की। ठीक है, और डिजिटल भी एक्सेप्टेबल है, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, सब कुछ डिजिटली एक्सेप्टेबल है। अब हम लोग आते हैं पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पे। ओके, तो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पे यूपीएससी ने रिजर्वेशन इन लोगों के लिए भी अपनाया किया है जो डिसेबिलिटी कवर होती है ब्लाइंडनेस, डेफनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एसिड अटैक्स, ऑटिज्म और ड्वार्फिज्म। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट उनको अपलोड करना है एप्लीकेशन फिल करने के टाइम पे। ठीक है, और स्क्राइब की फैसिलिटी और एक्स्ट्रा टाइम भी यूपीएससी देती है कि आप अपने साथ स्क्राइब भी ले आ सकते हैं, आप अपना आंसर लिखवा सकते हैं यूपीएससी के नियम के हिसाब से। ये उनका सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूबीडी में बड़े सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। पहला तो सर्टिफिकेट ये है जहां पर आप खुद को एक मतलब सेल्फ अटेस्ट करते हो कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई हैव एग्जामिन्ड। ये जाएगा डॉक्टर के पास। कौन से डॉक्टर होंगे? मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन एंड देन मेडिकल सुपरिटेंडेंट। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से, ये उनके लिए है ये। ठीक है, ये आपको चाहिए होगा ये भी। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए वो आपको बताते हैं। रिलैक्सेशन क्या क्या मिलेगा उसमें? यूपीएससी रिक्वायर्स अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिजर्वेशन के लिए, एज रिलैक्सेशन, अटेम्प्ट की रिलैक्सेशन और स्क्राइब और कंपनसेशन टाइम। ठीक है, ये सब फायदा मिलता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को। कहां से ये आया है? ये आता है हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये अधिनियम ये शक्ति देता है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को कि आप आरक्षण एज में, अटेम्प्ट में, ये सब आपको मिल सकता है। ठीक है, इस एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आरक्षण ले रहा है उसकी 40% या उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी होनी चाहिए और तब हम उसको पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट कहेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें आती हैं? ये सारी की सारी चीजें आती हैं जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताई है। ये यूपीएससी कवर करती है। आंख से ना दिखना, कान से ना सुनाई देना, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, सेरिब्रल पेलेप्सी है, देन ड्वार्फिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म, पार्किंसन डिजीज और फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सब आती है। ठीक है, सो ये कुछ आपके लिए फॉर्म है जहां पर आप फिल करते हैं। यहां पर आपका फोटोग्राफ होगा, यहां सर्टिफिकेट नंबर आता है, यहां पर आपका नाम आएगा, फिर यहां पर आएगा कि भाई आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है। ठीक है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, डॉक्यूमेंट, डेट, यहाँ थंब इंप्रेशन आपका आएगा, यहाँ पे मेडिकल अथॉरिटी की साइन आएगी। फिर यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट आएगा जहाँ पर पता चलेगा कि भाई कौन सी डिसेबिलिटी है आपने, तो यहाँ पे टिक किया जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ टिक करने के बाद फिर जो मेडिकल ऑफिसर होंगे वो सर्टिफाई करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए नेम एंड सील ऑफ मेंबर, नेम एंड सील ऑफ मेंबर एंड द नेम एंड सील ऑफ चेयरपर्सन। ठीक है, तो काफी लंबा चौड़ा इसका डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, तो रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है इन पे ये देखिएगा। कौन कौन मतलब अथॉरिटी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर वो वाला नहीं चलेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, तहसीलदार से बिलो लेवल के नहीं कर सकते। यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर मेडिकल बोर्ड जो है गवर्नमेंट की वही ऑथराइज करेगी या मेडिकल अथॉरिटी वही ऑथराइज करेगा, यानी कि प्राइवेट कंपनीज नहीं करेंगी। जैसे कि द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और मेडिकल बोर्ड में मिनिमम 3 डॉक्टर तो होंगे ही होंगे। कौन से डॉक्टर? स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे उस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के। जैसे मान लीजिए कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो भाई हड्डियों से रिलेटेड है तो ऑर्थोपेडिक होगा। ऐसा नहीं कि आप ऑप्थोमोलॉजिस्ट को दिखाएं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी को आपने दिखा दिया और आपने वो क्या कहते हैं रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन और मेडिकल साइन करवा दिया, नहीं। ठीक है, जो ऑर्थोपीडिक हैं वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी को ऑफ कोर्स वो स्पेशलिस्ट हैं, वो देखेंगे और फिर उनका साइन होगा। जो विजुअल इंपेयरमेंट हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो वो साइन करेंगे। ईएनटी
हियरिंग इंपेयर वाले ईएनटी को दिखाएंगे और बाकी मेंटल इंटेलेक्चुअल वाले साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक प्राइवेट क्लिनिक वगैरह, प्राइवेट डॉक्टर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट उनके लिए है जो कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी यहां साइन करेंगे, और ये है कि जो गवर्नमेंट मतलब जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर हैं वो ये भर के देंगे आपको। ठीक है, तो ही वो मान्य होगा। उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो एक बार आपका चेकअप भी होगा फिर से। ठीक, अब आते हैं हम लोग उन कैंडिडेट्स को जो कि एक्स सर्विसमैन हैं। ठीक है, उनके लिए वो एग्जाम भी दे सकते हैं। तो उनके लिए भी क्या है कि एक तो सबसे पहले कि जिस सेवा से वो लोग आ रहे हैं, जिस सर्विस से वो लोग आ रहे हैं, उस सर्विस में डिटेल में उनको एग्जिट होनी चाहिए, रेजिग्नेशन मतलब सर्विस पूरी होनी चाहिए उनकी, पूरा डिटेल उनके पास जो एंड ऑफ सर्विस खत्म होती है उनकी, तो वो पूरा फॉर्म होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनकी एज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी। और अगर मान लीजिए कभी उनको पहले डिसमिस किया गया होगा, सस्पेंड किया होगा या कहीं ट्रांसफर किया होगा, कोई केस पेंडिंग है, वो सब कुछ इसमें बताया जाएगा इसमें। ठीक है, तो जो पर्सनल हैं एक्स सर्विसमैन आर्म्ड फोर्सेस के, यहाँ पर डिटेल में उनको अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी कि भाई मैं दैट आई एम सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ऐसे ऐसे करके ये पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेबल फॉर ECO SSCO हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर इनिशियल असाइनमेंट एंड आर एक्सटेंडेड असाइनमेंट, ये सब है। ठीक है, कि ऑलरेडी आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में इस पोजीशन पे थे, इस पोस्ट पे थे, सिग्नेचर ऑफ द डेजिग्नेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो उनके बॉस होंगे वह उनका सिग्नेचर होगा। ठीक है, तो और ये आएगा लेटर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री का ये पूरा है कि श्री श्रीमान कुमारी होल्ड्स इतना इस पोजीशन पर हैं, वो अब एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, सो आई होप कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि यूपीएससी का फॉर्म आने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के रख लेने हैं प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में। यूपीएससी के प्रोफार्मा पे कास्ट सर्टिफिकेट, सेंटर की कास्ट सर्टिफिकेट पे होगी। कास्ट सर्टिफिकेट आपको नया नहीं बनवाना है, कास्ट एक ही बार बनती है, उसके बाद नहीं बनती है। आपको बस अपना अपलोड करना है क्या, रीसेंट के यूपीएससी के फॉर्मेट पे, स्पेसिफिकली जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं, क्योंकि वहां पर आय की, इनकम की बात आती है, तो हर साल इनकम अपडेट होती है, डाउन होती है, तो इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एससी एसटी में कोई इनकम है नहीं, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में ही है, क्रीमी लेयर वाला, इनके लिए कोई इनकम नहीं है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है और अगर आपका सेंटर के फॉर्मेट पे बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है, साइन नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप जनरल कैंडिडेट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इतनी क्लैरिटी मिल गई होगी आपको। फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही में मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यूपी, अगर आपने वीडियो देख रहे हैं, सो यू आर स्पेशल टू मी एंड आई एम गिविंग यू अ स्पेशल डिस्काउंट ऑन आवर प्री एंड मेंस कॉम्बो ऑफ PYQ प्रीलिम्स, मेंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपको जो कोड यूज करना था वो PMPYQ 2026 यूज करना है, तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको सिर्फ हिंदी माध्यम में या इंग्लिश माध्यम में हमारा PYQ प्रीलिम्स की माइक्रो थीम चाहिए, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, तो इंग्लिश वाले मार्ग प्री यूज करें कोड, और फिर हिंदी वाले यूपीएससी प्री यूज करें कोड। आई होप कि क्लैरिटी आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।